नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नरेंद्र मोदी के खिलाफ सच में ढाई फ्रंट खुलेगा। दो फ्रंट तो हम सब जानते हैं, एक फ्रंट चीन ने खोल रखा है, एक फ्रंट बिलावल भुट्टो ने खोल दिया है और बाकी बचा फ्रंट मोदी के सियासी दुश्मनों ने खोल रखा है। इस वक्त युद्ध नीति के हिसाब से देखेंगे तो भारत की सेना 24 घंटे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डटी हुई है। चीन के सैनिक सामने खड़े हैं, दोनों तरफ तनातनी बनी हुई है। डिप्लोमेटिक तरीके से देखेंगे तो हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को जमकर लताड़ा, डांट लगाई, सीधा कर दिया। और इन सबके बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए। राहुल पिछले 100 दिनों से यही कह रहे हैं कि वो नफरत नहीं बांटेंगे, मोहब्बत की बात करेंगे। लेकिन आज चीन पर सवाल पूछने का जैसे ही मौका आया, राहुल गांधी ने बिना सोचे समझे कह दिया कि चीन की आर्मी तो हिंदुस्तान की फौज को पीट रही है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, बिलावल क्या कर रहे हैं, जयशंकर क्या कह रहे हैं, ये सब आपको इस रिपोर्ट पे दिखाते हैं। फैसला आपके ऊपर छोड़ते हैं। मोदी के खिलाफ खुले ढाई फ्रंट की सारी सच्चाई इस रिपोर्ट से आपको समझ आ जाएगी। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। मोदी से नफरत ऐसी कि देश की सेना को भी राहुल ने कमजोर बता दिया। तवांग में पिटे चाइनीज, राहुल ने इंडियन आर्मी का नाम फिट क्यों किया? जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। फौज को कमजोर बताकर भी ताली, मोदी को भी नॉनस्टॉप गाली। कसाई, बुचर, डरपोक, कायर, हिंदू चरमपंथी, ये मोदी विरोधियों के बोल हैं। मोदी को दी गई एक एक गाली दुश्मन देश यानी पाकिस्तान कैसे रट लेता है, कैसे लपक लेता है, आज बड़ा खुलासा हुआ। दिल्ली में पाकिस्तान को घेर लिया गया। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर जमकर तांडव हुआ। लेकिन जो ऑडियो वीडियो आए उससे मोदी विरोधी इकोसिस्टम को क्यों इतना गुस्सा आया? भिखारियों की ज्यादा औकात नहीं है। बिलावल भुट्टो को हम सबक सिखा के रहेंगे। दोबारा भी इनको घर में घुस के मारेंगे। ईट का जवाब पत्थर से मिलेगा। अगर वो प्यार से नहीं समझेंगे तो घर में घुसकर जैसे स्ट्राइक करी थी, एयर स्ट्राइक, वो दोबारा फिर करेंगे और घर में घुसकर लताड़ेंगे और मारेंगे। ये हिंदुस्तान है, अगर प्यार से मांगेगा तो खीर देंगे और हमारे प्रधानमंत्री के अपमान के बदले में चाकू पे धार लगाकर बिलावल भुट्टो को बीच में से चीर देंगे। मौत के सौदागर वाली जो कहानी यहां सुनाई जाती है, बिल्कुल वही पटकथा पाकिस्तान से फैलाई जाती है। जो स्क्रिप्ट इंडिया में बैठकर मोदी के दुश्मन पढ़ते हैं, उसी भाषा को, उसी शब्दमाला को पाकिस्तान में बार बार दोहराया जाता है। क्रोनोलॉजी समझिए। मोदी विरोधी एक टीम इंडिया से ऑपरेट करती है, पाकिस्तान में बैठी दूसरी टीम उसे वर्ड बाय वर्ड रिपीट करती है। यानी मोदी के खिलाफ जो नैरेटिव यहां बनता है, पाकिस्तान उसी को लपक लेता है। इंडिया में हैशटैग बिलावल, हैशटैग पाकिस्तान ट्रेंड हुआ नहीं, ट्रेंड कराया गया। पाकिस्तानी ट्रोल आर्मी ने मोदी के लिए क्या लिखा आपके सामने है। बैक टू बैक ट्वीट्स हुए और इंडिया में बैठे एंटी मोदी इकोसिस्टम ने सारे ट्वीट्स रीट्वीट किए। यानी मोदी पर दो तरफा हमला हुआ, एक घर के बाहर से, दूसरा घर के भीतर से। अब आप सोचेंगे ये कैसे हुआ? सबूत के तौर पर नेहरू की डीपी लगाए इस शख्स का ट्वीट पढ़िए। गुजरात में दंगा ना होता तो मोदी दोबारा नहीं जीतता। समझ रहे हैं ना मोदी पर कहां कहां से हमले हो रहे हैं। इस हमले का भी एक इतिहास है। मोदी के लिए बुचर शब्द का इस्तेमाल पहले इंडिया में हुआ। सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा। लालू यादव ने भी वर्ड बाय वर्ड वही कहा। दीदी की पार्टी के सांसद ने भी वही रिपीट किया। यह सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, ऑडियो हैं, वीडियो हैं, सबके प्रूफ्स हैं। बुच्चर भी बुच्चर भी बुच्चर भी बुच्चर भी
कि मानो वो शर्माता है नरेंद्र मोदी से, और वो आदमी देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, सारा देश जानता है। The butcher of Gujarat, the butcher of Gujarat, the butcher of Gujarat, the butcher of Gujarat airdropped into Bengal. The butcher of Gujarat says Mamata Banerjee pocketed 1.8 crore by selling a single painting of hers. The butcher of Gujarat should prove this. So today, in fact, the butcher of Gujarat was sounding like the butcher of Gujarat. The butcher of Gujarat couldn't take care of his own wife. How will he take care of this great nation? आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी दर्द और मौत के सौदागर, आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी दर्द और मौत के सौदागर। पहले राम के सेवकों को जलाया या जलने दिया, फिर रहीम के बंदों को मरवाया, उसको मौत का सौदागर नहीं तो आप क्या कह सकते हो? उसको मौत का सौदागर नहीं तो आप क्या कह सकते हो? मौत का सौदागर से लेकर बुचर और कसाई तक मोदी के पॉलिटिकल दुश्मनों ने इंडिया में जो लाइन दी, सेम टू सेम वही लाइन पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने पकड़ ली। That Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. अब क्या यह सिर्फ एक संयोग है कि जिस दिन पाकिस्तान का विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो मोदी के नाम के आगे आपत्तिजनक शब्द लगाता है, आरएसएस का नाम फिट करता है, उसी दिन राहुल भी कैमरे पर आकर मोदी को ही कोसते हैं। आरएसएस नफरत फैलाता है वाली स्क्रिप्ट ही पढ़ते हैं। राहुल की बातें गौर से सुनिएगा तो समझ जाइएगा कि मोदी को लेकर कांग्रेस के नेताओं और पाकिस्तान की भाषा सेम टू सेम है। ये जो बीजेपी आई है, जो आरएसएस आई है, सारे इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर लिया है इन्होंने। हिंदुस्तान में एक फैशन बन गया है, बीजेपी आरएसएस तो फैलाती है कि देश के लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। ये नफरत ऊपर से फैलाई जा रही है, उसमें आप लोग भी काम कर रहे हो, करना पड़ रहा है। यानी मोदी को इस वक्त टू फ्रंट, दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। एक मोर्चा वो है जिसमें घर के भीतर मौजूद सियासी दुश्मन हैं, और दूसरा मोर्चा वो है जिसमें घर के बाहर मौजूद चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन हैं। राहुल चीन की तरफ से कैसे बैटिंग कर रहे हैं, चाइनीज फोर्स की वाहवाही कैसे कर रहे हैं और मोदी पर कैसे तीखे हमले कर रहे हैं, आगे बताएंगे। पहले ये देख लीजिए कि मोदी से नफरत करने वाले, बूचर वाला टेक्स्ट फिट करने वाले एंटी मोदी इकोसिस्टम ने दुश्मन देश को मोदी पर इंटरनेशनल एजेंडा चलाने की सुपारी कैसे दे दी। यूएनएससी की काउंटर टेररिज्म समिट में पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री की क्लास लगाई। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। हिलरी क्लिंटन का सांप उन्हें भी काटेगा जिन्होंने पाला है वाला बयान याद दिलाया। इसी के बाद भारत के रिएक्शन से तिलमिलाए बिलावल भुट्टो ने इंडिया में मौजूद विरोधियों का फेवरेट कसाई वाला डायलॉग रिपीट कर दिया। बिलावल भुट्टो का दिमाग आउट हो गया है। उनके लिए कसाई हो सकता क्योंकि गर्दन उनकी उस कसाई के फावड़े के नीचे है। पाकिस्तान को आज डर है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि फंडिंग तो उनके विचारों पर ही बोलने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के। उन्होंने जिस तरीके का बेबुनियाद बयान दिया है वो सिर्फ पाकिस्तान के दिवालियेपन को नहीं दर्शाता, बल्कि वो उनके अपने मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। बिलावल के बयान से पाकिस्तान का भला हो या न हो, लेकिन हिंदुस्तान में मोदी के दुश्मनों की पोल जरूर खुल गई है। याद कीजिए वो वीडियो जब कांग्रेस के नेता पाकिस्तान में जाकर मोदी को कुर्सी से हटाने की वकालत करते सुनाई दिए थे। मोदी को सार्वजनिक जीवन में उनके विरोधियों ने जितनी गालियां दी हैं, मोदी के लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया, पाकिस्तान ने अलग अलग जगहों पर उन्हीं शब्दों का रिपीट टेलीकास्ट किया। इस बार भी ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के एक फ्रस्ट्रेटेड नेता है,
और उनके पॉलिटिक्स को जीवित रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ऐसे इर्रेस्पॉन्सिबल टिप्पणी करने का काम उन्होंने किया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी पाकिस्तान के बी टीम जैसे भारत में काम कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त एक वैश्विक लीडर हैं। इंडिया वर्ल्ड स्टेज पर एक बड़ा प्लेयर है। हर सर्वे में, हर अप्रूवल रेटिंग में नरेंद्र मोदी ही टॉप पर चल रहे हैं। हर हफ्ते मोदी की रेटिंग में इजाफा हो रहा है। मोदी के ऐसे दुश्मन जो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के लिए डरपोक, बुज़दिल और कसाई जैसे शब्द फैलाते हैं, पाकिस्तान के नेताओं तक पहुंचाते हैं, उसी पाकिस्तान में भी मोदी की ही जय हो रही है। शहबाज नहीं, जिनपिंग नहीं, मोदी के ही चर्चे हो रहे हैं। बिलावल नहीं, एस जयशंकर की वाहवाही हो रही है। मोदी को गाली देकर विरोधी तो ताली बजा सकते हैं, लेकिन एक दुश्मन देश के लोगों की तारीफ नहीं पा सकते। आपको नरेंद्र मोदी ज्यादा पसंद है या शहबाज शरीफ पसंद है? मैं इधर चलकर पाकिस्तानी आवाम से पूछता हूँ कि नुमान, आपके हाथ में मैंने 2 तस्वीरें दी हैं, आप मुझे बता सकते हैं ये किन किन की हैं और आप इन्हें जानते हैं? ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, एक शहबाज शरीफ, और एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है नरेंद्र मोदी। ये एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी। जी बिल्कुल जानते हैं इनको, एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और एक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। मुझे इनका नाम पता है और दे आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ देयर कंट्रीज। अब मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है दोनों में से कौन अपनी आवाम के साथ ज़्यादा, मतलब आपका फेवरेट कौन है और आपको क्या लगता है कौन लोयल है अपनी आवाम के साथ? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ या इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? आपकी पर्सनल चॉइस में आपको ज़्यादा बेहतर कौन प्राइम मिनिस्टर लगता है? तो मुझे तो मोदी बेस्ट लगता है, क्योंकि वो अपनी आवाम को रिलीफ दे रहा है। उसके बाद वो अपने हर काम में, बेशक हम उसको गलत ही कहते हैं कि एक आइडियल के उसको देखते हैं कि अगर वो अपनी आवाम के लिए कुछ कर रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है। देखिए, अपनी आवाम के बारे में जिसने सोचा है वो, मैं तो कहूँगा मोदी ने अपने आवाम के बारे में सोचा है। ठीक है, आवाम खुशहाल है। यहाँ वहाँ पे जैसे सोचिए, पाकिस्तानी अवाम मोदी की तारीफ कर रही है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को शहबाज और जिनपिंग से ज्यादा ताकतवर बता रही है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान में मोदी की कुर्सी के पीछे पड़े सियासी दुश्मन भारत को ही कमजोर साबित कर रहे हैं। मोदी चीन से डर गए, ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं। 3 दिन से लगातार ऐसा ही हो रहा है। मोदी विरोधी ट्रोल आर्मी हर दिन कोई न कोई नया हैशटैग घुमा रही है। मोदी विरोधी झुंड जैसे जैसे टेक्स्ट लिख रहा है, दुश्मन उन्हीं शब्दों को पिक कर रहा है। एक ऐसी तारीख जब भारत ने पाकिस्तान पर युद्ध की विजय गाथा लिखी, उस दिन भी मोदी को ही ट्रोल किया गया, कांग्रेस की लीडरशिप को प्रमोट किया गया। मोदी पर, इंडियन आर्मी पर अटैक करने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा। संसद से सड़क तक यही हो रहा है। बीते कुछ दिनों से अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चाइनीज इनकर्शन जैसे बहुत गंभीर मुद्दों को सांसद उठा रहे हैं। हमारी सेना बहादुरी के साथ स्थिति का मुकाबला कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ ये बेहद गंभीर मुद्दा है और पूरे देश दुनिया की निगाहें इस पर लगी है। लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते इस मुद्दे पर सांसदों की भावनाओं के साथ खड़ा होना और तत्काल कदम उठाने की मांग करना, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। ये तो देश से जुड़ा हुआ मामला है और देश की रक्षा की देश के, आप एक मिनट, देश के रक्षा के लिए और सारे सदन के सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैं खड़ा हुआ। भारत की सेना साफ साफ कह चुकी है, एलएसी पर शांति है, दुश्मन के होश ठिकाने लगा दिए गए हैं, आगे की तैयारी भी पूरी है। लेकिन मोदी को घेरने के चक्कर में मोदी विरोधी झुंड झूठ पर झूठ परोसे जा रहा है, देश को सच नहीं बता रहा। You all are aware that all across the northern borders there are differing perception of the lines of actual control, and there are 8 recognized disputed areas where the lines of the differing perceptions are acknowledged by both sides. So in one of those areas where there is a differing perception of the LAC, the PLA patrol had transgressed
and which was contested very firmly and resolutely by our forces on ground, which led to some amount of physical violence. But I am happy to say that it was contained at the local level, and resorting to the existing bilateral mechanisms and protocols which are in place. Though some minor injuries were there to people, soldiers of both sides, I would also like to request you not to listen to any rumors. There have been no major injuries. It's only minor injuries to soldiers from both sides. But the local commanders were able to resolve the issue by carrying out negotiations and resorting to the existing protocols. And that was followed by a flag meeting at the delegation level at Bumla, wherein the issue has been resolved further. Presently, I would like to assure everybody that the border areas along the northern frontier is stable and we are firmly in control. As a military man, we are always prepared to safeguard our nation, whether in peace or in conflict. Our primary task is to ensure territorial integrity of the country against any external threat as well as internal threat. So I would say that we are prepared for all eventualities and all contingencies. हद तो ये हो गई है कि राहुल भारत जोड़ो यात्रा से 1 घंटे का ब्रेक लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचते हैं और चीन की बात करते करते पहले ये कहते हैं कि मीडिया चीन पर सवाल नहीं पूछता, और फिर मौका मिलते ही मोदी पर निशाना साधने के लिए ये तक कह देते हैं कि तवांग में चाइनीज फौज हिंदुस्तान की सेना को पीट रही है और मोदी सरकार सोई हुई है। I said to him that I bet you that the press will not ask me a question on China. ऐसे मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था ब्रदर, देश देख रहा है, ये मत सोचिए कि नहीं देख रहा है। राहुल जी, विजय लक्ष्मी इधर, राहुल जी मैं चाइना पर ही पूछना चाह रही हूँ। अब पूछ रहे हैं चाइना पर? नहीं राहुल जी, हम पूछ रही है। नहीं मैं चाइना पर ही पूछना चाह रही हूँ। अपनी बारी का इंतजार कर रही थी मैं, क्योंकि एक ऑर्डर है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि पार्लियामेंट में आप से मुलाकात नहीं हो पाती है। भारत जोड़ो यात्रा में आप हैं, आपकी पार्टी उठा रही है ये मसला हाउस में, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जाता है 1 इंच भी कोई हमारी जमीन का नहीं ले सकता है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आपको लगता है अप्रोच में कुछ चेंज करने की जरूरत है? मुझे जो दिख रहा है, जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है, और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है, मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है, इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है। उनका प्रिपरेशन चल रहा है, और प्रिपरेशन युद्ध का है, प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। वो क्या कर रहे हैं वहां पे? वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है। हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है, हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती, इवेंट बेस्ड काम करती है। वो सोचते हैं कि भैया यहाँ पे एक इवेंट करो, यहाँ पे एक और इवेंट करो, मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहां पे इवेंट काम नहीं करता है, वहां पे शक्ति काम करती है। देश को कमजोर और मोदी को लाचार दिखाने के लिए पूरा प्रपंच रचा जाता है। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही उनके बयान को ट्विटर पर ट्रेंड करा दिया जाता है,
और जब मोदी को टारगेट करने के चक्कर में ऐसे ऐसे शब्द लिखे जाते हैं, गालियां दी जाती हैं, तो दुश्मन देश उसे हाथों हाथ उठा लेता है, हिंदुस्तान की लीडरशिप को ही सवालों के घेरे में खड़ा करता है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि इस वक्त मोदी दो फ्रंट पर लड़ रहे हैं। उन्हें चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से भी निपटना है और घर के भीतर मौजूद दुश्मनों को भी सहना है। वैसे दुश्मन चाहें कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, सच तो यही है कि मोदी की लीडरशिप को दुनिया मानती है, जानती है। तभी तो तवांग में चीन की शरारत के बाद मोदी को पहला फोन पुतिन का ही आता है। सुपरहिट फिल्म स्टार शाहरुख खान, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और जाने माने सिंगर अरिजीत सिंह। सोचिए इन चार लोगों के कंधे का इस्तेमाल करके कैसे सियासी धंधा चल रहा है। कोई पार्टी बची नहीं जो इस धंधे में कूदी ना हो। फिल्म के एक गाने में हीरोइन के पहने कपड़ों को सियासत का मुद्दा बना दिया गया। एक मंच से शाहरुख खान ने 2 शब्द कहे, अमिताभ बच्चन ने 2 लाइनें ही बोली, अरिजीत सिंह ने 1 लाइन गुनगुनाई और उस सबको सियासत में घसीट लिया गया। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हैं उन पर बड़े बड़े नेता कमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी कमेंट करने से पहले जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए। दाऊद वुड हिंदू विरोधी, उर्दू वुड, बायकॉट बॉलीवुड, बायकॉट पठान, भगवा कलर, गेरुआ सैफ्रॉन, बेशर्म रंग, सैफ्रॉन बिकनी। अब पठान की बारी। शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा है। पठान फिल्म के गाने और कॉस्ट्यूम्स पर कंट्रोवर्सी के बीच शाहरुख खान ममता बनर्जी के साथ मंच पर आए तो ट्विटर स्टॉर्म क्रिएट हो गया। इस स्टॉर्म के बीच शाहरुख के बयान का एक छोटा वीडियो काटकर वायरल कर दिया गया। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। सवाल है कि क्या शाहरुख खान ने पॉलिटिक्स शुरू कर दी है? क्या शाहरुख एंटी मोदी मोर्चे में शामिल हो गए हैं? मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। शाहरुख ने खुद को पॉजिटिव कहा तो निगेटिव किसे कहा? क्या शाहरुख ने हिंदू धर्म और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया? ममता बनर्जी के मंच पर शाहरुख खान के साथ अमिताभ बच्चन भी थे। अमिताभ बच्चन का एक बयान भी वायरल है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी बोलने की आजादी के बहाने मोदी के विरोधी बीजेपी को टारगेट करते हैं। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम से जुड़े लोग मोदी सरकार पर अक्सर बोलने की आजादी दबाने के आरोप लगाते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जिक्र करके क्या बच्चन भी मोदी विरोधी बोलने लगे? इस नैरेटिव के साथ ममता बनर्जी का एक बयान भी चल रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कोलकाता में शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को स्टैंडिंग ओवेशन दिलाई और लगे हाथ अमिताभ बच्चन के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न की डिमांड रख दी। Questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के वीडियो को काट काट कर हर कोई अपने तरीके से घुमा रहा है। जिसे जो मर्जी में आ रहा है वही नैरेटिव क्रिएट कर रहा है। शाहरुख खान के फैंस कोलकाता के स्टेडियम में ममता के साथ शाहरुख की एंट्री के वीडियो चला रहे हैं।
इस वीडियो के जरिए पठान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ अब दिखाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय कोलकाता में अरिजीत सिंह के गाने की एक लाइन काट कर दिखा रहे हैं। रंग दे तुम है गेरुआ। ममता ने अरिजीत सिंह से गाना गाने को कहा तो अरिजीत ने रंग दे तू मोहे गेरुआ गुनगुना दिया। रंग दे तुम है गेरुआ। अरिजीत सिंह के गाने पर जोरदार तालियां भी बजी। यहीं से अमित मालवीय ने बंगाल को भगवा कलर वाला स्टेट बता दिया। रंग दे तू मोहे गेरुआ गाने को टीएमसी सीधे स्मृति ईरानी तक लेकर चली गई। टीएमसी के नेशनल स्पोक्सपर्सन रिजू दत्ता 24 साल पुराना वीडियो निकालकर दिखाने लगे। फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के वीडियो से टीएमसी मोदी की मिनिस्टर पर कमेंट करने लगी। बीजेपी की लॉकेट चटर्जी ने रिजू दत्ता को महिलाओं के खिलाफ आपराधिक सोच वाला करार दे दिया। कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने इसे ममता बनर्जी के लिए 2024 वाले कैंपेन का शंखनाद करार दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी भी जवाबी गोले दाग रही है। These people are mad. They are psycho. Basically. रंग दे चुनरिया मैंने गा नहीं सकेंगे। गेरुआ तो हमारा इंडियन फ्लैग की कलर है। ये भी क्या बीजेपी ने has they purchased it? भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही हैं। उसी फिल्म की बात कर रही हूँ जो उसमें बेशर्म बताया गया किसी गाने में, और उस फिल्म में जिस प्रकार से भगवा का अपमान किया। मैं हिंदुओं से आह्वान करती हूँ उसकी कोई फिल्म न देखे। जरा भी अगर आपको अपने रक्त पर, हिंदू है अगर तो अपने रक्त पर स्वाभिमान है, अगर सच्चा खून है हिंदू का, तो कभी भी आप इस फिल्म को नहीं देखेंगे और कभी भी इस फिल्म को चलने नहीं देंगे। सोशल मीडिया पर शाहरुख और अमिताभ के बयान के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन सच्चाई वो नहीं है जो आपके मोबाइल पर आ रहा है। सच्चाई वो नहीं है जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश हो रही है। सच्चाई क्या है यह हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ना तो अमिताभ बच्चन ने ना ही शाहरुख खान ने कोई पॉलिटिकल ग्रुप ज्वाइन किया है। दोनों सुपरस्टार फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन के लिए कोलकाता गए थे और उसी मौके पर उनकी ममता बनर्जी से मुलाकात हुई। अमिताभ बच्चन के नरेंद्र मोदी से अच्छे रिश्ते थे और आज भी हैं। शाहरुख खान से भी मोदी के अच्छे रिश्ते थे और आज भी बरकरार हैं। अमिताभ और शाहरुख दोनों का मोदी से पर्सनल कनेक्शन है। अमिताभ ने कोलकाता में लंबा भाषण दिया। हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास पर अमिताभ करीब आधा घंटा बोले, लेकिन उनका 12 सेकंड का वीडियो काट कर वायरल कर दिया गया। इसी वीडियो को थोड़ा पहले से सुनेंगे तो मामला क्लियर हो जाएगा। The 1952 Cinematograph Act set out the structure of censorship as it stands today, upheld by the Film Certification Board. But even now, ladies and gentlemen, and I'm sure my colleagues on stage will agree, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. अमिताभ बच्चन ने कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में हिंदुस्तानी सिनेमा का इतिहास बताया। आजादी की लड़ाई में और इमरजेंसी जैसे कानून के खिलाफ सिनेमा की लड़ाई के बारे में बताया, मगर नैरेटिव बनाने वालों ने सिर्फ 12 सेकंड का वीडियो काट कर वायरल कर दिया। अब आपको शाहरुख खान का पूरा बयान दिखाते हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है और कुछ दिनों से हम लोग यहां पर नहीं आए हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं, लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई है। हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। शाहरुख खान के इसी बयान का वीडियो लगाकर कांग्रेस से कनेक्टेड एक सोशल मीडिया हैंडल ने इस पर
भक्तों वाला कमेंट कर दिया, जबकि इस बयान में रत्ती भर भी पॉलिटिक्स नहीं है। असल में शाहरुख जब दुनिया नॉर्मल होने की बात कर रहे थे, तब वो पठान फिल्म की कंट्रोवर्सी की नहीं, बल्कि कोरोना महामारी का जिक्र कर रहे थे, जिसकी वजह से फिल्म फेस्टिवल नहीं हो पा रहे। निगेटिविटी वाली बात शाहरुख ने सोशल मीडिया के लिए कही और पॉजिटिविटी वाली बात सिनेमा के लिए। शाहरुख की बात को पूरा सुनेंगे तभी सच्ची बात समझ में आएगी। The collective narrative of our times is shaped by social media. And contrary to the belief that the spread of social media will affect cinema negatively, I believe cinema has an even more important role to play now. Social media is often driven by a certain narrowness of view that limits human nature to its baser self. I read somewhere that negativity increases social media consumption and thereby increases its commercial value as well. Such pursuits enclose the collective narrative, making it divisive and destructive. Cinema exposes the vulnerability of human nature by telling stories in their simplest form, as they are lived. It allows us to know each other better. In a way, it is best placed to sustain a collective counter-narrative that speaks to the larger nature of humankind. पिछले 2-3 दिनों से कुछ संगठन पठान फिल्म के बहाने शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हैं। खास तौर पर मध्य प्रदेश में शाहरुख की तस्वीर को जूते मारे जा रहे हैं, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पठान फिल्म के टीजर और उसके एक गाने पर बयान दिया। वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। नरोत्तम मिश्रा पहली बार ऐसे विवाद में नहीं कूदे हैं। आमिर खान ने कलश पूजा की तो नरोत्तम मिश्रा ने उस पर भी कमेंट किया था। आमिर खान और कियारा आडवाणी एक प्राइवेट बैंक के विज्ञापन में दिखे तो नरोत्तम मिश्रा को उस पर भी आपत्ति थी। शाहरुख खान वैष्णो देवी की यात्रा पर गए तो नरोत्तम मिश्रा ने उस पर भी भौहें टेढ़ी की। इससे पहले आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा पर भी नरोत्तम मिश्रा लाल पीले हुए थे। नरोत्तम मिश्रा अकेले ऐसे नेता नहीं हैं। सिनेमा और सिनेमा के स्टार्स सबको सॉफ्ट टारगेट लगते हैं, इसलिए जब जी में आता है लोग उनको टारगेट करने लगते हैं। अगर भगवा को कहोगे और भगवा को इस प्रकार अपमानित करोगे तो उस अग्नि में स्वाहा हो जाओगे। इस प्रकार के फिल्म मेकर का फिल्म को, उनके गीत को बैन कर देना चाहिए पूरी तरह से। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं दर्शकों से कि ऐसे पिक्चर का बहिष्कार करो, जहां भी जिस थिएटर में लगे उसको फूंक दो। नहीं फूकोगे तो ये मानने वाले नहीं हैं। ये जो पठान फिल्म आ रही है, इसमें भगवा का अपमान किया गया है। शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है और मैं धर्मादेश भी जारी करता हूं कि जिसमें कोई भी फिल्म में जहां ये तीनों खान रहे उसका बाइकाट होना चाहिए और जो भी भगवा का अपमान करेगा उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और इस फिल्म पर जो है मेरा ये धर्मादेश है कि कोई भी जो है पठान फिल्म को नहीं देखेगा। फिल्म में हीरोइन के नारंगी रंग के कपड़े पर कमेंट करने वाले लोग, जिन कपड़ों को हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी बता रहे हैं, उन्हीं कपड़ों की तस्वीर को वो अपने हैंडल पर चिपका कर रखते हैं। ये केस लाइक और कमेंट पाने से ज्यादा का नहीं लगता। सिनेमा के स्टार्स पर कुछ भी बोल देने से तुरंत हेडलाइन बन जाती है। इसी का इस्तेमाल हर पार्टी से जुड़े हैंडल्स कर रहे हैं। कीर्ति आजाद बीजेपी से बाहर निकल चुके हैं। भगवा कपड़ों पर उन्होंने भी कमेंट किया। उसमें उन्होंने 3 तस्वीरें लगाई, एक मनोज तिवारी की, दूसरी रवि किशन की और तीसरी निरहुआ की। मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ तीनों भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं।
इसलिए कीर्ति आजाद को अपना नैरेटिव फैलाने के लिए मुफीद लगते हैं। कीर्ति आजाद जी जैसे लोग अब कांग्रेस में जाने के बाद अपनी मर्यादा भी भूल गए और ये लोग बस गाली देने में विश्वास करते हैं। जो भाषा ये पाकिस्तान बोलता है वही भाषा इनकी भी रहती है हमेशा। मनोज तिवारी पर बात आई तो उन्होंने भगवा कपड़े का विवाद पाकिस्तान की ओर घुमा दिया, लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र तो सीधे सीधे भद्द पिटवाने वाली भाषा लिखने लगी। हिंदुस्तान में कोई मुद्दों की कमी नहीं है, जिधर देखिए मुद्दे ही मुद्दे दिख जाते हैं। फिर भी पॉलिटिकल चर्चा हीरोइन की ड्रेस पर होती है। तो जमाना बदलने को कबूल करिए भाई साहब। ये जो छोटी सोच के लोग हैं ना, वो बेड़ा गर्क करेंगे इस देश का। शाहरुख की फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होगी। अभी तो सिर्फ एक गाना आया है, लेकिन पहले से नैरेटिव तैयार करने वाले लोग इसके बायकॉट की जमीन तैयार कर चुके हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।